हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र गाइड हूँ। मैं ग्वालियर फोर्ट का लोकल गाइड। तो अभी आप आ चुके हैं ग्वालियर फोर्ट के अंदर। ये ग्वालियर किला काफ़ी फेमस फोर्टों में से एक फोर्ट माना जाता है। कि यहाँ पर अलग अलग डायनेस्टी ने रूल किया, जिसमें जैसे कि कछवाहा, प्रत्याहार, तोमर, लोधी, मुगल एंड सिंधिया जी। पर इस किले की सबसे फेमस फर्स्ट रूलर माने जाते हैं राजा सूरज सेन। राजा सूरज सेन ने ही इस किले का निर्माण किया। माना जाता है कि ऋषि गालब नाम के एक साधु यहाँ रहा करते थे। साधु से उनकी मुलाकात हुई। राजा को बीमारी थी लेप्रोसी। तो राजा जी ने सूरज सेन के कहने से इस किले पर उनको परमिशन दिया था तालाब बनाने का। तो उस तालाब को उन्होंने निर्माण किया, जिसका नाम है सूरज कुंड। सूरज सेन जी ने सूरज कुंड का निर्माण किया और ऋषि गालब के आदेश अनुसार यहाँ पर शहर का भी नाम दिया, जिसका नाम दिया था ग्वालियर। तो ग्वालियर काफ़ी मशहूर शहर माना जाता है, जिसमें 3 शहर थे, लश्कर, ग्वालियर, मुरार। अब पूरा एक हो चुका है, पर ग्वालियर शहर 6th सेंचुरी का माना जाता है। सूरज सेन के ही रूलिंग टाइम में इस किले का दीवार किया गया, जो लगभग 11.5 किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है। इसकी जो अर्थ लेवल से जो किले की हाइट है, करीबन 300 या 400 फीट ऊपर मानी जाती है। इस किले पर काफ़ी मशहूर कई मॉन्यूमेंट हैं, जिसमें एक तो मानसिंह पैलेस बना हुआ है, करण पैलेस बना हुआ है, जहांगीर पैलेस बना हुआ है, और सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, गुरुद्वारा, या काफ़ी चीज़ घूमने के लिए मॉन्यूमेंट बने हुए हैं। उनमें से एक प्रमुख आकर्षक का जो केंद्र है वो है राजा मानसिंह जी का पैलेस। तो अभी हम सामने खड़े हैं मानसिंह पैलेस के सामने। ये मानसिंह पैलेस बड़ा मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि राजा मानसिंह नाम के हमारे इतिहास में 2 राजा हुए बड़े फेमस। एक मानसिंह तो जयपुर वाले थे, जो अकबर के समय में किंग बने, और ये मानसिंह तो बाबर से पहले के मानसिंह है। इनका समय रहा है 15th सेंचुरी। तोमर वंश के राजा मानसिंह ने टोटल 9 मैरिज किया। इनका 8 वाइफ रॉयल फैमिली, 9th वाइफ पुअर फैमिली। जो पुअर फैमिली का लड़की था, उनका निवास था जंगल। मानसिंह नाम के राजा जब जंगल गए फाइटिंग के लिए, वहाँ पर 2 जंगली भैंसे आपस में फाइट कर रहे थे। गांव की लड़की ने उन दोनों भैंसों को अलग किया। राजा बड़े खुश हुए। राजा देखते ही लड़की को शादी के लिए पूछ लिया, मगर उस लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया। बोले, मैं आपसे शादी तो कर सकती हूँ, मेरी आपसे 3 कंडीशन है। तो पहला शर्त मांग लिया कि मेरे लिए पैलेस चाहिए। तो मानसिंह जी ने उस 9th वाइफ के लिए एक अलग से पैलेस बनाया फोर्ट से नीचे, जिसका नाम दिया गुजरी पैलेस। तो राजा मानसिंह तोमर की लास्ट वाइफ का महल नीचे है। सेकंड में कहा कि मैं कभी भी ग्वालियर का वाटर यूज नहीं करूंगी, मेरे गांव का पानी चाहिए। तो रानी के गांव से ही महल के लिए पानी भी आता था। लास्ट में ये भी कहा था कि मैं कभी फेस कवर नहीं करूंगी। तो राजा मानसिंह जहां भी जाते थे, उस रानी को साथ में लेके जाते थे। रानी कभी भी फेस कवर नहीं करती थी। तो इसलिए राजा मानसिंह ने टोटल 9 मैरिज की। अभी हम जिस स्मारक के सामने खड़े हुए हैं, जिसके ऊपर आप बुर्ज देखिए, काफ़ी सुंदर दिखते हैं। मगर जब राजा थे उस समय, इसके ऊपर कुछ नीचे कॉपर एंड गोल्ड कलश लगे हुए थे, और इस तरीके का कलश एंड कोकोनट ऊपर था। माना जाता है कि यहाँ पर अलग अलग डायनेस्टी ने फाइट किया, जैसे कि इब्राहिम लोधी, मुगल, कई लोगों के द्वारा इस पर फाइट किया। इसके बाद एक गोल्ड कलश निकाल लिए गए। तो ये महल काफ़ी खूबसूरत है। इसके अंदर कुछ तल भी हैं, जिसमें झूलाघर, फांसीघर, जौहर कुंड, इस महल के अंदर भूमिगत देखेंगे अभी आगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका ये दूसरा गेट है, जिसको बोलते हैं एलिफेंट गेट। यहाँ से एलिफेंट गेट बना हुआ है। ये फोर्ट से नीचे जाता है। यहाँ से आते समय वहाँ से और जो किला गेट साइड का रास्ता है, जहाँ से मेन गेट माना जाता है, जहाँ पर गुजरी महल मिलेगा फर्स्ट में। उसके बाद में आपको यहाँ पर आने के लिए आलमगीर गेट मिलेगा, उसके ऊपर गणेश गेट मिलेगा, सबसे ऊपर आकर एलिफेंट गेट मिलेगा। और ये सामने फ्लैग स्टैंड बना हुआ है। यहाँ भी नेशनल फ्लैग है। पहले राजा का अपना एक फ्लैग लगता था यहाँ पर। तो यहाँ से पूरा शहर का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। ये पूरा ग्वालियर शहर है, काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और यहाँ पर सामने आप देख पा रहे हैं, ये है तानसेन जी का मकबरा। इसको टूम ऑफ मोहम्मद गौस का मकबरा। उसके बगल में तानसेन की समाधि। यहाँ पर हर वर्ष बहुत अच्छा तानसेन समारोह भी होता है। अभी हम आ चुके हैं मानसिंह महल के सामने, एलिफेंट गेट के सामने। अभी आप देख सकते हैं, ये महल काफ़ी खूबसूरत है, जिस पर आप देखिए ऊपर एलिफेंट, येलो कलर में डक्स बना हुआ है, सबसे डाउन में क्रोकोडाइल। ये सभी हिंदू गौड़ों का सवारी माना जाता है, क्योंकि मुगल कालीन जितनी भी बिल्डिंग होती है, उनमें लगभग आपको कोई इस टाइप का एनिमल नहीं दिखता है। क्योंकि माना जाता है कि गंगा माँ का व्हीकल जो माना जाता है वो क्रोकोडाइल होता है, एलिफेंट इंद्रदेव जी का होता है। इस तरीके के कई एनिमल्स में बने हुए हैं। पिकॉक भी दिखता है इसमें, भगवान कार्तिक का व्हीकल होता है। सामने आप देख पा रहे हैं, ये बना है राजा मानसिंह जी का किंग सीट। यहाँ राजा बैठते थे। यहाँ ओपन दरबार, जिसको बोलते हैं हम दीवाने आम। हाँ, ये सर दीवाने आम है। सामने बना ब्रिटिश टाइम का स्टोर रूम। यहाँ पर गन पाउडर वगैरह आदि रखे जाते थे। और बैक साइड देखेंगे हम, ये राजा के समय का, मतलब मानसिंह समय तो ये नहीं था, मगर सिंधिया काल में ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया उस समय का, इस समय का हॉस्पिटल। तो ये पहले हॉस्पिटल था, अभी वर्तमान बनाया आर्कोलॉजिकल म्यूजियम। पहले हॉस्पिटल, बाद में म्यूजियम।
तो अभी हम देख सकते हैं सामने वाला पिलर, ये 1892 में सिंधिया फैमिली के द्वारा इसको रिपेयर किया गया, क्योंकि सिंधिया भी यहाँ के बहुत फेमस राजा हुए हैं जिनका समय लास्ट रहा। इनका यहाँ बहुत फेमस स्कूल भी है, इसका नाम है सिंधिया स्कूल। तो सिंधिया जी के रूलिंग टाइम में ये पिलर भी रिपेयर्ड हुआ। इसमें फ़र्क ये है कि सर इसमें देख सकते हैं आप, इसमें 2 पैर वाला जो क्रोकोडाइल है वो 1892 में रिपेयर किया, तब ये बनाया गया। और ज़्यादातर ऐसे पैलेस के अंदर और बाहर जो क्रोकोडाइल देखेंगे उसमें सभी में 1 पैर बना हुआ है। तो इसमें ऊपर टाइल्स है, नीचे डुप्लीकेट कलर, ये पूरा ओरिजिनली मीना वर्क है। तो अभी हम देखते हैं कि पिलर के बगल से एक छोटा सा एक रास्ता हुआ करता था, उसका मेन गेट हुआ करता था। इसको बाद में जब रिपेयर किया गया फोर्ट को 1892 में, तब ये वाला रास्ता बंद किया गया यहाँ से। तो पैलेस में जाने का मुख्य एंट्री पहले यहाँ से होता था। तो अभी हम जा रहे हैं मानसिंह महल के अंदर। उससे पहले आप देख सकते हैं सामने वो कैनन भी रखा हुआ है, जो हमेशा मेन बॉर्डर पर रखा जाता था, क्योंकि महाराजाओं के समय, मानसिंह के समय तो कोई कैनन था नहीं। सबसे पहले जो कैनन लेके आए थे वो मुगल लेके आए, क्योंकि मुगलों से पहले हमारे देश में तोप नहीं था। क्योंकि 1526 में तोप का इस्तेमाल किया था, इब्राहिम लोदी के बीच फाइट हुआ मुगल का, तो पहली फाइटिंग में कैनन का इस्तेमाल किया। तो फर्स्ट में लाने वाले तोप मुगल थे, पर ये तोप तो मुगलों के सामने की नहीं है, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी की है। क्योंकि भारत के 5 डायनेस्टी ऐसी थी जिनके यहाँ पर 21 तोपों की सलामी दी जाती थी, जिसमें मैसूर के राजा, हैदराबाद के निजाम, कश्मीर के राजा, बड़ौदा के महाराज, ग्वालियर के महाराज सिंधिया जी, इनके यहाँ पर ही 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। तो ये तोप भी उसी तोप में से एक मानी जाती है। इसका नाम है लोमोर। इसका जो कम से कम वेट माना जाता है 3 टन से भी लगभग ज़्यादा है। तो आप इस पर देख सकते हैं, इसमें जो ब्रिटिश क्राउन बना है, ये ब्रिटिश क्राउन बना हुआ है। अच्छा, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का है, 1842 का है। एक तोप का जो वेट है 3.5 टन से लगभग ज़्यादा है। तो अभी हम देंगे टिकट काउंटर से टिकट। मानसिंह महल के पास ये है, राजा मानसिंह तोमर के महल के पास ये बना है राजा का एलिफेंट पार्किंग। जब राजा फाइटिंग में जाते थे तो एलिफेंट नीचे खड़ा होता था, ये एलिफेंट पार्किंग। यहाँ भी महाराज मानसिंह जब थे उस समय पूरा बैक साइड में सोल्जर्स रूम बना हुआ था। बाद में जब इब्राहिम लोदी का फाइट हुआ ये टूट गया था। फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बिल्डिंग को टूटे हुए इस मटेरियल से ये सामने वाला स्ट्रक्चर तैयार किया। उस समय का हॉस्पिटल है, अभी इसको बताया म्यूजियम। बैक साइड में पूरा सोल्जर्स रूम बना हुआ है। अभी फिलहाल इसमें अंदर कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो ग्वालियर के आउटसाइड में जगह है, बहुत ब्यूटीफुल। वटेश्वर एंड पड़ावली, मितावली, वहाँ की मूर्तियों को लाके यहाँ पर रखा गया है, जो बाद में कभी मूर्तियाँ हैं, जब कभी म्यूजियम बनेगा तब जाके ये ओपन किया जाएगा। वैसे हमारे ग्वालियर में ऑलरेडी म्यूजियम बहुत है। इसमें सबसे फेमस म्यूजियम है गुजरी रानी का पैलेस, और इसके बाद में एक हमारा आर्कोलॉजिकल म्यूजियम यहाँ बना है, सिंधिया जी का म्यूजियम है, बहुत सारे म्यूजियम यहाँ बने हुए हैं। 1486 से लेके 1516 तक इसको पैलेस को कंप्लीट होने में 30 ईयर टाइम लगा, क्योंकि मानसिंह तोमर जी का भी रूलिंग टाइम था 15th सेंचुरी। तो ये पैलेस को 30 ईयर में बनके तैयार हुआ। इसमें काफ़ी खूबसूरत आर्किटेक्चर भी है। पैलेस में जितना भी स्टोन यूज हुआ है ये पूरा वाइट सैंडस्टोन है। आगरा जाते हैं हम, रेड स्टोन, जयपुर पिंक स्टोन, कहीं साउथ इंडिया ब्लैक स्टोन, हर जगह अपना स्टोन अलग होता है। इसीलिए हमारे ग्वालियर का सबसे फेमस स्टोन माना जाता है वाइट सैंडस्टोन, जो ग्वालियर शहर में मिलता है। ग्वालियर के पास में मुरैना, वटेश्वर, पड़ावली और भी जगह मिलता है। सर अभी हम आ चुके हैं राजा मानसिंह पैलेस के अंदर। इस हॉल को बोलते हैं हम संगीत हॉल। यहाँ के सबसे मशहूर संगीतकार माने जाते हैं बैजू बावरा जी और तानसेन। तानसेन के बारे में माना जाता है कि तानसेन का जन्म ग्वालियर हुआ था और गाते थे अकबर के दरबार में। पर रियल में मानसिंह तोमर के दरबार में जो फेमस संगीतकार गाते थे उनका नाम था बैजू बावरा। बैजू बावरा फेमस नेम था बैजनाथ मिश्रा, सेकंड नेम था बैजू बावरा। जैसे ही तानसेन का फर्स्ट नेम था रामतनु पांडे या तन्ना मिश्रा, इनको बाद में लोग तानसेन के नाम से भी जाने लगे। तो ग्वालियर में हर वर्ष इनकी मेमोरी में, इनकी यादगार के रूप में हमेशा तानसेन समारोह भी होता रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, राजा की वाइफ राजा मानसिंह ने टोटल 9 मैरिज किया। तो इनका 8 रानियाँ यहाँ रहता था, 9th वाइफ का महल नीचे है। तो 8 रानियाँ हमेशा इन विंडो के पीछे बैठा करती थी। इसमें देख भी सकते हैं, इसमें गुजराती डांस भी दिया है, डांडिया। माना जाता है कि इनके संबंध गुजरात से भी थे, इसलिए इसमें गरबा गुजराती डांस भी बना हुआ है। तो संगीतकारों को रानियाँ देख सकती थी, पर कोई संगीतकार रानियों को डायरेक्टली नहीं देख सकता था, क्योंकि लगभग चारों साइड मिरर थे। रानियाँ ऊपर से मिरर पर देख सकती थीं, क्योंकि पूरे महल के अंदर काफ़ी जगह मेटल के हुक्स लगे हुए हैं, जहाँ भी मिरर को कवर करना होता था। हर जगह इसमें पर्दे भी लगाए जाते थे। तो ये राजा का म्यूजिक हॉल है। यहाँ देखते हैं राजा का दीवाने खास।
ये राजा का दीवाने खास है। इस दीवाने खास की अपनी एक विशेषता है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राजा का दीवाने खास है। इसकी भी अपनी एक विशेषता है कि इसके अंदर काफ़ी सुंदर मीना वर्क पेंट किया हुआ है, पूरे पैलेस के अंदर नीचे तक था। इसको बोलते हैं हम लाफिस लेजोली स्टोन, जो मैंने आपको बताया। और महल के अंदर हर जगह रंगीन मिरर्स थे। और ये सामने आप देख सकते हैं बहुत सुंदर आकृति बनी हुई है। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं श्री चक्र, श्री चक्र, क्योंकि इसमें देखो आप ये स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हैं, कई लक्ष्मी यंत्र बोलते हैं, कोई अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जिसमें हम ब्रह्मा, विष्णु, शिवा तीनों वाइफ के बारे में कहा जाता है। जब राजा जी सिख किंग सीट पर बैठते थे तो माना जाता है कि इंटेलिजेंट होना चाहिए, फाइटर, बिजनेसमैन, लोगों की सेवा। अगर 4 टैलेंट है राजा बन सकता है। 4 हमारे यहाँ वर्ण भी होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र। इसी प्रकार से राजा बनने का हर कम्युनिटी का अलग अलग टेक्निक था। जैसे कि मराठाओं में भी जाते हैं तो साम, दाम, दंड, भेद 4 तरीके से राजा बनते थे। तो इसलिए ये श्री चक्र बना हुआ है। किंग सीट पर बैठते थे, इस टाइप का मुकुट पहनते थे। यदि राजा महाराजा जब फाइटिंग में यदि जाते थे तो उनके फ्लैग में ये वाला चिन्ह होता था। ये बहुत ही मशहूर चिन्ह माना जाता है। जिसके फेस को देखिए, एलिफेंट का चिन्ह है, गर्दन है वो टाइगर का है, बॉडी का बैक साइड एरिया हॉर्स का है, बीच वाला हिस्सा लेपर्ड का है, ड्रैगन का पूंछ भी बना हुआ है, फेस में एलिफेंट भी है, आई बुल का है, नोज एलिफेंट का है, टीथ जंगली शुअर का जैसा है। तो जब राजा को युद्ध में जाना होता था उनके फ्लैग में इस तरीके का चिन्ह होता था। और अपने ही लोगों को बताना है कि हमारे यहाँ फेस्टिवल होने वाला है तो उनके फ्लैग में सर देखिए पीछे बैक साइड ये पिकॉक चिन्ह बना हुआ है। तो हर समय अलग अलग सिंबल यूज करते थे, क्योंकि हमारे देश का एक रूल था, जितनी भी रियासत उतने ही फ्लैग चिन्ह। हमारे देश में आज़ादी के टाइम भी 550, 600 समथिंग रियासत थी, उन सब के अपने अलग फ्लैग चिन्ह थे। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर इस मानसिंह जी के यहाँ भी अलग अलग सिंबल फेस्टिवल के लिए अलग अलग यूज करते थे। ये लाफिस लेजोली स्टोन, लाफिस लेजोली, ये अफगाना में अक्सर मिलता है। कई जगह मौजिक कलर होता है, कई जगह टाइल्स भी होता है। ये मीना वर्क का पूरा। तो अभी हम दीवाने खास के सामने हैं। दीवाने खास में क्या होता था, राजा हमेशा टॉप पर बैठते थे और उनका वाइफ इन विंडो के पीछे, क्योंकि शादी अक्सर स्वयंवर में होती थी। तो जो लड़की स्वयंवर में शादी होके आती थी वो इस कम्युनिटी मतलब यहाँ बैठ के उनका मीटिंग भी होता था। उसके सामने, ठीक सामने मंदिर बना हुआ है, क्योंकि शादी होने के उपलक्ष्य में उनकी बाद उनकी वाइफ को इस मंदिर का शपथ दिलवाया जाता था, क्योंकि ऐसा ना हो किसी रानी का विचार बदल जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग लोग पूजा करते थे। जैसे कि हमारे यहाँ पर 33 कोटि को लोग करोड़ समझते हैं, कोई प्रकाश समझता है। रियल में हमारे यहाँ टाइप्स के टेम्पल में मूर्ति लगी हुई थी, जिसमें 8 बसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार। जहाँ पर देख सकते हैं आप 33 विंडो हैं। आप देख सकते हैं इसमें ब्रैकेट में मिरर, छोटे छोटे स्पॉट में कलर, बीच स्पॉट में कहीं कलर, कहीं मिरर, कहीं डायमंड, ये पूरा सजा हुआ था। इस पैलेस के अंदर आप देखिए 33 विंडो हैं। 1 2 3 1 2 3 पूरे हॉल में अगर काउंट करोगे टोटल 33 विंडो हैं। तो जिसमें हम जनरली बोलते हैं 8 बसु होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 12 आदित्य होते हैं, 2 अश्विनी कुमार होते हैं। तो यहाँ पर 33 कोटि का मंदिर का मूर्ति का पूजा किया जाता था। और इन डायमंड और मिरर को कवर करने के लिए इस पर देखो काइटन टाइप का एक पर्दा लगाया जाता था। तो यहाँ पर हुक लगे पर्दे के लिए। रुद्राक्ष आर्किटेक्चर भी दिया हुआ है। यहाँ पर 508 मोतियों का आर्किटेक्चर है। इस पर गोल्ड कवर भी था। मतलब ये मंदिर था, इसलिए इसको बोलते हैं मान मंदिर पैलेस। पीछे का राउंड है परिक्रमा राउंड। इस गेट को देखिए आप, ये नागर शैली का स्ट्रक्चर है इसका, नागर शैली। क्योंकि हमारे यहाँ पर 2-3 प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, नागरा, गोपरा और द्रविड़ शैली। तो ये नागर शैली है। ये सर, ये राजा के समय का स्टडी रूम है। राजा एक बहुत इंटेलिजेंट राइटर हुआ करते थे। मानसिंह जी ने एक बहुत सुंदर एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है मान कुतहल, क्योंकि उसके राइटर खुद मानसिंह थे। वैसे हमारे यहाँ अक्सर अकबर का राइटर था अफजुल फजल, हर जगह राइटर अलग अलग हुआ करते थे, पर मानसिंह तो खुद एक राइटर थे। मानसिंह ने एक राग भी गाया जिसका नाम था ध्रुपद गायन। ध्रुपद गायन के जन्मदाता पितामह मानसिंह को कहा जाता है। तो ये उनका स्टडी रूम, सामने उनका लाइब्रेरी था। और मंदिर महल के अंदर से एक सीक्रेट रास्ता भी बना हुआ है। देखिए सर, इसमें जो क्रोकोडाइल बना हुआ है, इसके ऊपर से जो आर्च बना हुआ है, ये गंगा को दिखाया गया है। मतलब इस गेट को बोलते हैं हम मकर द्वार, क्योंकि हमारे यहाँ पर शुभ कार्य में गंगा को भी पवित्र बरोबर माना जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्थ की गंगा गंगा होती है और मध्य प्रदेश की गंगा हम नर्मदा को बोलते हैं, साउथ की गंगा गोदावरी होती है।
तो इन तीनों रिवर में हमेशा क्रोकोडाइल पाए जाते हैं और चंबल में भी क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्रोकोडाइल भी बहुत सारे बने हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं अंदर। उमर के इस पैलेस के अंदर काफ़ी स्मॉल रास्ते हैं, क्योंकि ये रास्ते भी इस तरीके से इसको बनाए गए थे क्योंकि पुराने समय रूल ये था कि महल के अंदर कम लोग अंदर इंटर कर सकें, क्योंकि वन वे था, एक बार में एक आदमी इंटर कर सके, क्योंकि रूल ये था कि महल में कोई छुप के फाइट ना करे। 3 रूल थे। फर्स्ट रूल था कि हम छुप के फाइट नहीं करेंगे, निहत्थे पर वार नहीं करेंगे, रात को दुश्मन पर प्रहार नहीं करेंगे, अगर कोई महल में कोई दुश्मन भी आता है उस पर भी अटैक नहीं करेंगे। तो महल के अंदर 3 रूल थे। तो राजाओं की वाइफ की सुरक्षा में लेडीज किन्नर होते थे, तो अक्सर महल में दुश्मन घुसते ही उनको पता लगता था, तो झुकने वाले का गर्दन भी कट किया जाता था। इसलिए इसमें छोटा गेट है कि जो भी दुश्मन आए वो झुक के प्रवेश करे, तो कम लोगों पर भी, कम लोग होने के बाद भी ज़्यादा लोगों का सामना कर पाए। तो ये बना है अक्सर सामने क्रॉस वेंटिलेशन। ये मिरर था दोनों साइड, इधर भी मिरर था, सन की रोशनी आती थी, मिरर टकरा से अंदर जाती थी। यह है क्रॉस वेंटिलेशन, क्योंकि डायरेक्ट इसमें रोशनी का व्यवस्था किया था वेंटिलेशन द्वारा। देखिए इस कोर्टयार्ड की विशेषता है कि इस जगह को हम बोलते हैं झूलाघर। इधर आप देख सकते हैं, इस पर मेटल के हुक लगे हैं चारों साइड। यहाँ पर उनकी टोटल 8 रानियाँ रहती थी, अलग अलग 8 मेटल के हुक लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस जगह पर 8 रानियाँ झूला झूलती थी। फर्स्ट टाइम ये झूला करता, मगर मुगल पीरियड का जब समय आया, क्योंकि मुगल पीरियड तो बाबर के समय से स्टार्ट हो जाता है। बाबर का बेटा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दाराशिकोह, मुराद, शुजात, औरंगजेब, क्योंकि मुगल पीरियड में जहांगीर ने भी इसको जेल बनाया। लास्ट टाइम औरंगजेब आया, औरंगजेब ने भी इसको जेल में ही कन्वर्ट किया, तो अपने राजगद्दी को लेकर उनमें आपस में विवाद हुआ। तो औरंगजेब ने अपने ब्रदर मुराद को वाइट स्पॉट से लेके वाइट स्पॉट तक एक रॉड डाला और हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियाँ बांध के इसी कंपाउंड में हैंगिंग किया। तो मतलब ये जगह झूला घर, औरंगजेब के समय से ये फांसी घर, तो ये फांसी घर भी है। पहले ही झूला घर था, क्योंकि रानियां हमेशा सुरक्षित जगह पर झूला झूलती थी, क्योंकि इस पर कोई प्रहार न कर सके। जितना भी वेंटिलेशन व्यवस्था है वो क्रॉस में है। तो सुबह का रोशनी वहाँ से 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे ऐसे करके टाइम टू टाइम रोशनी आती थी। लास्ट रोशनी 6 बजे। तो इसमें कोई टाइमिंग वाला कोई इशू नहीं था, हर समय टाइमिंग का हमको मिरर से मालूम चलता था। क्योंकि कुछ राजा ऐसे भी थे हमारे भारत में जिनको साउंड पर भी शूट करना भी आता था। इस पैलेस में टाइमिंग का पता लगाने के लिए सन की रोशनी आती थी 7 क्लॉक, 8 क्लॉक, 9 क्लॉक ऐसे करके, और लास्ट में 6 क्लॉक टाइम से रोशनी आती थी। क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ रूलर ऐसे थे जिनको भी साउंड पर भी शूट करने का भी टेक्निक आता था। जैसे मान लीजिए पृथ्वीराज चौहान जी के समय चंद्रवरदाई ने जो एक संगीत गाया था दुश्मन के सामने कि 4 बांस 24 गज, अंगुल हस्त प्रमाण, वाह ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। तो ये शब्द उनको शब्दों पर उन्होंने शूट किया था अपने दुश्मन को, हाँ, शब्द विधि बाण। तो ये टेक्निक भी कई राजाओं को आती थी। तो इस महल में उस तरीके से कोई शूट ना कर दे, इसलिए इसमें वेंटिलेशन व्यवस्था है वो क्रॉस में। अभी आप देखिए इसमें बना है राजा का उस समय का एको। एको मतलब उस समय का साउंड सिस्टम। ये इंडिया का फर्स्ट एको है। सेकंड एको गोलकुंडा, थर्ड एको लखनऊ, और लास्ट वाला गोल गुम्बद बीजापुर। पर दुश्मनों को नहीं मालूम था, उनको तो ऐसा लगता था कि राजा के महल में तो दीवालों के भी कान होते हैं। तो आप समझ गए, कोई दीवालों के कान वाला सिचुएशन नहीं था, सिर्फ एक सांकेतिक भाषा के लिए था, क्योंकि कोड भाषा बोली जाती थी साउंड के लिए। क्योंकि रानियां मान लो अलग अलग लैंग्वेज का है, लैंग्वेज प्रॉब्लम होता था, उस समय एको के माध्यम से सिग्नल दिया जाता था, इसका साउंड राजा तक जाता था। राजा को वो भाषा नहीं आती थी, तो वो ट्रांसलेटर की मदद से रानियों की मदद करते थे। तो इंडिया का फर्स्ट एको है। तो ये वाला साउंड नीचे भी है। उस संकेत के आधार पर यहाँ पर सूचना मिलते ही रानियाँ उस चीज़ के बारे में अपने ट्रांसलेटर को बता पाती थी कि हमको ये चाहिए। जैसे मान लो मालवा गए आप, वहाँ पर हर चीज़ को, जैसे नहाने को सपरना बोलते हैं, खाने को हफरना बोलते हैं, तो ये वर्ड कोई नहीं समझ पाएगा, तो वो राजा का ट्रांसलेटर उनकी मदद करता था। तो इसलिए इंडिया का फर्स्ट एको ग्वालियर, सेकंड नंबर का गोलकुंडा, थर्ड नंबर का लखनऊ, लास्ट वाला गोल गुम्बद बीजापुर। ऐसे तो और भी जगह है, सिकंदरा में भी और भी जगह है, पर ये 4 फेमस थे।
अभी हम आ चुके हैं राजा मानसिंह तोमर के इस पैलेस के वेटिंग हॉल के अंदर। इसकी अपनी एक विशेषता है कि राजमहल में हेल्थ पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होती थी, फिर भी राजा ने यहाँ तो बहुत ही स्मॉल डोर बनाए, क्योंकि राजा के ना होने की कंडीशन में ये बालकनी रूप में इस हॉल को वेटिंग हॉल का यूज करते थे, क्योंकि ये जाली से कवर्ड था। डाउन साइड में वाटर होता सेफ्रॉन वाला, हवा भी काफ़ी सुंदर आती थी। मगर सामने फ्लैग स्टैंड बना हुआ है, अगर फ्लैग पर पिकॉक चिन्ह दिखता है तो रानियाँ समझ लेती थी कि अभी यहाँ फेस्टिवल हो रहा है, फाइटिंग के लिए फाइटिंग चिन्ह। तो उसके बाद भी अगर कोई दुश्मन यहाँ आने का प्रयास करता है, वैसे तो आ नहीं सकता, यदि फिर भी आने का प्रयास करता है तो छोटा जो डोर है इसमें अंदर आके उसको झुकना पड़ता था। अंदर आती उसकी गर्दन काट दी जाती थी, क्योंकि राजा महाराजाओं के समय बिना वार्निंग के कोई अंदर आ नहीं सकता था। तो राजाओं के कुछ अपने रूल थे कि हम रात को फाइट नहीं करेंगे, उसके बाद भी कोई दुश्मन यहाँ आता है तो उनके लेडीज किन्नर अंदर आने वाले का गर्दन काटते थे। इसमें छोटा गेट है। ये वेटिंग हॉल। अभी हम देखते हैं यहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ से एक बहुत ही स्मॉल रास्ता बनाया गया। लेफ्ट राइट में उस समय मिरर होते थे, क्योंकि राजाओं के जो दुश्मन होते थे वो फाइटिंग में इतने कट जाते थे कि मिरर में अपना फेस देखते कन्फ्यूजन। और आगे देखते हैं उस समय का बहुत पुराना क्रॉस वेंटिलेशन, बहुत ही सुंदर इसमें आर्किटेक्चर बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सुंदर जालियाँ हैं, जहाँ से हवा रोशनी अंदर आती थी, और जो दुश्मन होते थे वो अपना फेस देखते ही कन्फ्यूज होते थे। तो गलती से कोई यहाँ चला जाता है, कोई बैक साइड, कोई डाउन साइड। तो ये सामने वाला जो दृश्य देख पा रहे हैं, इनमें सभी जगह पर मिरर थे डायमंड कट वाले। तो अंदर आने पर उनको मिरर देखते ही उनको कन्फ्यूजन फील होता था, क्योंकि दुश्मन को डराने के लिए इस तरीके का इसमें क्रॉस वेंटिलेशन के साथ साथ में डायमंड कट मिरर भी लगाया गया। तो ये पूरा डाउन साइड जाता है, एक रास्ता बैक साइड से भी है। ये देखो इस पर पूरा हैंडमेड है सर। इसमें जो गोल गोल आकृति ना पूरा हाथों का बना हुआ उसी समय का ओरिजिनल। अभी हम आ चुके हैं सबसे डाउन फ्लोर में। इसकी अभी अपनी विशेषता है कि यहाँ पर अगर यहाँ भी कोई साउंड करता है तो यहाँ से भी एको होता है। ओ, ये डीप था, पिलर तक चौड़ा था। इस टैंक में राजा का वाइफ स्विमिंग पूल की तरह इसको यूज करता था। तो ये इस समय का स्विमिंग पूल था। मगर मानसिंह जी का फाइटिंग में जब डेथ हुआ, उनको वार्निंग मिली या तो किला खाली करो या शादी करो। तो इब्राहिम लोदी से प्रभावित थे मानसिंह, क्योंकि उनके डेथ में इब्राहिम लोदी की फाइटिंग हुई। उसके बाद उनकी वाइफ ने इस एरिया को खाली करवा के यहाँ लकड़ियों को डाल के एक साथ में 8 रानियों ने जौहर किया। जो 9th वाइफ थी वो तो फाइटर थी, अपना पति का बदला लेने के लिए आगरा तक गई थी। उनकी डेथ भी शमशाबाद में हुई। तो ये जगह उस समय का स्विमिंग पूल था, बाद में जौहर कुंड। इस जगह पर भी चारों साइड मिरर थे। इसका छत देखिए काफ़ी सुंदर बना हुआ है, इंटरलॉक सिस्टम। इसमें देखो की स्टोन भी लगा हुआ है। यहाँ भी एको है। एक रास्ता यहाँ से भी हुआ करता था अंदर जाने का, एक बैक साइड भी है। तो जो भी टूरिस्ट आता है कोई यहाँ से चला जाता है, वापस घूम के फिर इधर ही आता है, क्योंकि इसको इस तरीके डिजाइन किया पूरा कन्फ्यूजन वाला। तो अभी हमको चलना है लेफ्ट साइड। खूबसूरत है, पर एकदम ऊपर चढ़ते चढ़ते जाते हैं, वन वे एकदम। यहाँ उधर से आए, यहाँ से निकलने का है। देखिए सर, अभी हम आ चुके हैं राजा मानसिंह जी के बेडरूम के अंदर। ये बहुत ही खूबसूरत बेडरूम हुआ करता था। उस समय कोई इलेक्ट्रिकल व्यवस्था नहीं थी। हवा रोशनी के लिए काफ़ी सुंदर उन्होंने महल के अंदर प्लानिंग से बनाया, जिसमें से एक बहुत खूबसूरत एक कूलर भी बनाया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से स्मॉल हॉल है। इसके अंदर एक स्मॉल रॉड होता था। आउटसाइड एक बड़ा फैन जो प्राकृतिक रूप से हवा से घूमता था। छोटा फैन अंदर था। खस के घास के पर्दे थे, ये डीप था। इसमें वाटर एंड सैफ्रॉन। जैसे बाहर का घूमता था, अंदर वाला भी कूलर की तरह हवा को स्प्रे करता था। ये उस समय का बहुत सुंदर कूलर सिस्टम था। यदि हवा चलती है तो बराबर काम आता था, यदि कभी कभी हवा बिल्कुल भी नहीं चलती है, उस सिचुएशन में ऊपर देख सकते हैं स्टोन के अंदर हॉल है। चारों साइड 1 2 3 4 चारों साइड 4 पर्दे वाले फैन थे, जिनको एक उनका सैनिक ऐसे घुमाता था। चारों पर्दे वाले फैन घूमने लगते थे। तो ये उस समय का हैंड फैन था, पर्दे वाला ऊपर, और प्राकृतिक रूप से घूमने वाला ये कूलर सिस्टम था। तो ये राजा का अपना बेडरूम हुआ करता था। ये उनका ड्रेसिंग रूम था। इसको समर टाइम, उसको विंटर टाइम। प्राइवेसी के लिए हमेशा मेन गेट पर पर्दे होते थे। मेन गेट पर पर्दे होते थे। इसमें जो हाफ मून आकृति है, माना जाता है कि मानसिंह तोमर जी चंद्रवंशी राजा थे, क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, नागवंशी अलग अलग तरीके से राजाओं को पहचानने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं राजा के समय का बहुत ही सुंदर क्लासिकल डांसिंग हॉल।
यहाँ पर डांस भी होता था सर। इसमें आप देख सकते हैं खूबसूरत कलर भी लगा हुआ है, डाउन साइड भी सुंदर सुंदर यहाँ मिरर थे, हर ब्रैकेट में कलर, इनमें मिरर। ये स्टैंड ऑयल लैम्प के लिए, यह ऑयल लैम्प जलते थे, चारों साइड में रोशनी रिफ्लेक्ट होती थी, इसका रोशनी मिरर से टकरा के अंडरग्राउंड, वहाँ का रोशनी यहाँ से अंडरग्राउंड। तो रानियाँ अंदर, ओल्ड वाइफ विंडो के पीछे बैठती थी, कुछ वाइफ उधर बैठती थी, और किंग मानसिंह तोमर जी टॉप पर बैठते थे, उनकी एक वाइफ भी साथ में। नया मैरिज होने के बाद वो वाइफ उनका राजा के साथ बैठती थी। अक्सर डांसर यहाँ डांस करती थी, उनके पैरों में इस टाइप के लुक वाले घुंघरू भी होते थे। डांसर्स के घुंघरू का आर्किटेक्चर, डांस करने वाला जितना भी फीमेल लेडीज डांसर होता था उनका इधर मेकअप होता था, ये उनका ग्रीन रूम था। तो डांसर्स पर ऊपर से असरफियाँ राजा ऊपर से लुटाते थे, क्योंकि वो समय अलग था। अब समय बदल गया है, जिसकी भी शादी होती है डांसर खुद ही डांस करते हैं, पब्लिक पहल उठाती है, राज परिवार खुद डांस करता है। पहले समय पर राजा महाराजाओं के डांसर बाहर से आया करती थी। तो ये प्रोफेशनल उनका डांसिंग हॉल है। तो पहले कोई माइक नहीं होता था, उसके लिए देख सकते हैं आप, ये देखो हॉल बने हुए हैं 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अंदर कोई संगीतकार यदि गाता था, उसकी ध्वनि यहाँ से बाहर साउंड होती थी। तो महन सिंह महल के अंदर मेघ मल्हार दीपक राग भी अंदर गाने के बाद डांसर यहाँ डांस करते थे। तो ये समय का क्लासिकल डांसिंग हॉल। ये जो आर्च है पूरा चाइनीज़ आर्ट जैसा मैच करता है, क्योंकि यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है, वैसे कुछ लोग इसको शार्दुल भी कहते हैं, पर इसका पूरा फेस कट बिल्कुल ड्रैगन से मैच करता है, क्योंकि हम लोग भी इसको ड्रैगन या शार्दुल अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। अभी आप देख सकते हैं इस पैलेस के अंदर 2 गुप्त टनल हैं, जो अंडरग्राउंड होता हुआ कुछ दूरी के बाद बेसमेंट फिर अंडरग्राउंड जाते हुए जंगल में निकलते हैं। तो एक टनल तो ये वाला है राइट साइड, जो डायरेक्टली अंडरग्राउंड होता हुआ घूमते हुए आगरा हाईवे डायरेक्शन जाता है। और ये बना है सीक्रेट टनल, ये जाता है झांसी हाईवे डायरेक्शन। फिलहाल दोनों ही बंद हैं सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि इंडिया के हर फोर्ट में ऐसे टनल होते हैं, चाहे वो जंजीरा फोर्ट हो, रायगढ़ फोर्ट हो, भानगढ़ फोर्ट हो, कहीं का भी फोर्ट हो, हर जगह सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। क्योंकि राजा का जब युद्ध चलते थे तो कुछ सीक्रेट सामग्री मंगाने के लिए यही ज़रूरत पड़ती थी। तो ये वही रास्ते हैं जहाँ से राजा महाराजा के बच्चे या बूढ़े लोगों को निकाल के ले जाते थे। कई लोग गलत बोलते हैं कि राजा से भाग जाते थे, तो ये सिंपल सी बात यह है कि राजा किसी भी टनल से भागते नहीं थे, लास्ट टाइम तक युद्ध करते थे। ये तो सिर्फ उनको घायल स्थिति में डॉक्टर वगैरह को लाने के लिए सीक्रेट रास्ता हुआ करते थे। ये दोनों को बंद कर दिया है। अभी आ चुके हैं हम करण महल के पास। ये काफ़ी सुंदर पैलेस माना जाता है। इसकी अपनी एक विशेषता है कि महल बहुत सुंदर हुआ करता है पहले। लास्ट टाइम यहाँ मुग़ल पीरियड भी आया तो मुग़लों ने इस पूरे स्ट्रक्चर को पूरा ख़राब कर दिया, बाद में पुनः गवर्नमेंट ने इसको फिर ठीक ठाक किया। तो इसमें आप देख सकते हैं इसको करण महल के नाम से जानते हैं। इनका रियल में नाम था कीरत सिंह, राजा कीरत सिंह। इनको दानवीर ज़्यादा होने की वजह से वो करण महल के नाम से जानते हैं। पहले ये एरिया लोधियों के पास रहा, बाद में मुग़लों के पास भी रहा। मुग़लों ने इस एरिया को शाही जेल में कन्वर्ट किया। तो शाही जेल जब कन्वर्ट हुआ तो मानते हैं कि इस किले पर पीछे पिलर्स बने हुए हैं और यहाँ भी ये पूरा एरिया जेल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर 52 राजाओं को कैद किया गया। यहाँ से राजा को ले जा करके पीछे एक शिव मंदिर है, उसके हर फ्लर से एक एक राजा को बांध के एवरीडे पनिशमेंट दिया गया। तो माना जाता है कि सिखों के गुरु हरगोबिंद साहिब जब इस ग्वालियर फोर्ट में रहे, वो रहे थे जहाँ जहाँ गुरुद्वारा साहब बने हुए हैं, मगर इस पूरे एरिया में 52 राजाओं को कैद किया गया। उन्हीं के साथ में सिखों के गुरु हरगोबिंद साहब को भी रखा गया। गुरु हरगोबिंद साहब ने उनको आज़ाद कराने के लिए लगभग 2 साल 3 महीने पूजा भी की। उस तपस्या करने से जहांगीर का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जहांगीर बीमार हुआ। वो हकीम डॉक्टर उसके पास काफ़ी उनकी वाइफ लेके गई, पर वो ठीक नहीं हो पा रहा था। लास्ट में उनके गुरु मियाँ मीर उन्होंने बताया कि आप ग्वालियर जाइए, ग्वालियर से सिख गुरु को छोड़ दीजिए तो आप ठीक हो सकते हैं। तो जहांगीर इधर आकर के उनसे माफ़ी मांगी, पर गुरुजी ने उनको माफ़ कर दिया। बोले कि मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं या साथ के लोग हैं साथ में जाएंगे। तो गुरु हरगोबिंद साहब ने एक 52 कली का ड्रेस तैयार किया और एक साथ में उन सभी राजाओं को यहाँ से आज़ाद करा के ले गए। इसलिए उनके नाम से जो गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे का नाम है गुरु दाता बंदी छोड़। दाता मीन्स दया करने वाले, बंदी मतलब उन्होंने कैदी को छुड़ाया। तो पूरे भारत में घूम लीजिए, किसी भी फोर्ट पर इतना फेमस गुरुद्वारा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर सिख कम्युनिटी के लोग भी काफ़ी आते हैं यहाँ। और गुरु हरगोबिंद साहब उन सब राजाओं को लेकर के अमृतसर पहुँचे, वहाँ जाकर उन्होंने प्रकाश पर्व मनाया। उस दिन से सिख धर्म के लोग भी दिवाली पर ही बहुत सारे दीपक जलाते हैं। तो उनकी भाषा में उनको प्रकाश पर्व बोलते हैं, और हम लोग राम जी की यादगार के रूप में हम दीपक उत्सव मनाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा जेल रहा। तो यहाँ देख सकते हैं बैरक बना हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब समय आया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी फार्मर्स
टैक्स नहीं देते थे, तो उन्हीं को यहाँ पर बंद करते थे। ये पूरा स्ट्रक्चर ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, ये पूरा हिंदू राजाओं का बना हुआ है। मगर अंग्रेज जब आ गए थे, अंग्रेज़ों ने ये वाला स्ट्रक्चर तैयार किया। किसानों के लीडर को वहाँ पर पनिशमेंट देते थे, अगर पनिशमेंट देने के बाद अगर कबूल करता है तो यहीं से वापस छोड़ते थे, नहीं देने वालों को सीधा अंदर एक छोटा सा रास्ता आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड, इसमें अंदर काल कोठरी बनी हुई है, तो वहाँ पर उसको काल कोठरी में बंद करते थे। तो काल कोठरी तो आप जानती हैं, एक अंधेरा कमरा जैसा होता है जिसके अंदर स्नैक भी छोड़े जाते हैं। तो ये उस समय का बैरक भी बड़ा मजबूत बना हुआ है। यहाँ से भागना फार्मर के लिए बड़ा मुश्किल काम था, बहुत ही उस समय का पुराना ही है। इसमें बंद करते थे? हाँ, इसमें बंद करते थे। ऊपर एक रॉड लगा हुआ है, उस पर फार्मर को बांध के रखते थे, उल्टा लटकाते थे। तो ये पूरा इंटरलॉक सिस्टम का ही छत है इसका पूरा। तो अभी हम देखते हैं यहाँ से व्यू पॉइंट, यहाँ से हमको काफ़ी चीज़ दिखती हैं। अभी देखिए सर, अभी हम आ चुके हैं करण महल की छत पर। यहाँ से हम काफ़ी अच्छा नज़ारा देखेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैक साइड, ये पूरा वहाँ से लेके इस लास्ट कॉर्नर तक हाई टाइप का बना हुआ था। यह माना जाता है कि उस समय फाइटिंग जब ज़्यादा होती थी तो इसमें बीच में वाटर टैंक टाइप का एक बना दिया था, इसमें क्रोकोडाइल भी छोड़े जाते थे। तो इसमें से एक छोटा सा रास्ता है जिसको बोलते हैं हम डोंडापुर गेट। तो अक्सर दुश्मन यहीं से आया करते थे क्योंकि इसकी सबसे कम हाइट है। हाँ, ये वाला मेन गेट होता था, गुप्त दरवाजा। सामने एक वाइट वाला मंदिर देख रहे हैं बाहर की साइड, उसको बोलते हैं हम कोटेश्वर महादेव मंदिर। इस किले के ऊपर पीछे एक पिलर वाला एक मंदिर भी है, उसी का शिवलिंग अभी वहाँ स्थापित है। इसको हम कोटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। सामने एक पहाड़ी देख रहे हैं, यहाँ से फॉग में दिख नहीं पा रही है। चारों साइड फाइटर जितने भी दुश्मन आते थे वहीं से फाइट करते थे। तो यहाँ पर भी हमारे किले पर भी करीबन 10-12 जगह तोप रखी जाती थी। तो यहाँ पर भी पैरापेट बने सामने तोप रखने के, और सामने उधर भी है। और ये सामने जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभी तानसेन समारोह भी हुआ था, इसलिए उसका पूरा सामान फैला पड़ा हुआ है। यहाँ पर राजा महाराजाओं के समय एक दरबार लगता था, इसको बोलते हैं दीवाने आम। तो एक दीवाने आम उधर देखा हमने, एक दीवाने आम ये है। तो ये मुगल पीरियड का दीवाने आम बोल सकते हैं इसको आप। इसको हम ताल दरबार भी बोलते हैं। सामने वाला वाटर टैंक बना है, इसके सामने दरबार है, इसलिए इसका नाम है ताल दरबार। इस टैंक की अपनी एक विशेषता है, इसको पहले समय पर नहाने के लिए यूज़ करते थे, इसको हमाम या ऐसे बोल सकते हैं। मगर बाद में यहाँ पर भी एक जौहर हुआ था, जिसको भी हम जौहर कुंड के नाम से जानते हैं। सामने एक स्टैचू टाइप का बना हुआ है, और ये जो बना है स्ट्रक्चर, ये उस समय की समाधि है। माना जाता है कि भीम सिंह राणा एक जाट किंग थे, उनका डेथ हुआ, उनकी समाधि यहीं बनाई गई थी। वाइट वाले? हाँ, वाइट वाला। तो ये भीम सिंह राणा जी का समाधि है। और ये वाला ब्रिटिश टाइम का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। यहाँ गन पाउडर तैयार होते थे। आधा स्ट्रक्चर बना हुआ, आधा पीछे था, एक इधर भी था। शायद बताते हैं कि वो ब्लास्ट होने से टूट गया था। तो ये पूरे मुगल टाइम के गेस्ट हाउस है। मुगल आते थे, समय समय पर यहाँ रुकते थे, क्योंकि मुगल भारत में आगरा दिल्ली में ज़्यादा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले बाबर की राजधानी आगरा दिल्ली थी। बाबर का बेटा हुमायूं, उसकी राजधानी भी दिल्ली थी। हुमायूं का बेटा अकबर था, उसकी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। अकबर का बेटा था जहांगीर, जिसकी राजधानी थी लाहौर, मगर वो ग्वालियर और भी जगह गए थे। तो जहांगीर का बेटा था शाहजहां, जिसकी राजधानी आगरा थी, फिर बाद में दिल्ली चली गई। शाहजहां का बेटा औरंगजेब, दारा शिकोह मुराद, ये मुगल हर जगह रहे सर। और जहाँ मतलब रूल तो यहाँ से नहीं किया, मगर आते जाते रहते थे, इसलिए उनके नाम पर यहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इसको लेते हैं मुगलों का गेस्ट हाउस।